नमस्कार, एडुसेट लेक्चर में आप सबका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, आज से हम लोग 3 लेक्चर पे इनसाइड न्यूज़पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। इनसाइड न्यूज़पेपर यानी अखबार की दुनिया के अंदर क्या होता है, लेकिन उसकी चर्चा करने के पहले यह समझना जरूरी है कि अखबार की दुनिया है क्या, इसकी शुरुआत कैसी हुई, इसकी क्या पृष्ठभूमि रही है, कौन कौन से कारक तत्व हैं जो अखबार को दुनिया को प्रभावित करते हैं और पाठक उसको कैसे समझे। क्योंकि हम लोग अखबार तो पढ़ते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या क्या होता है, कैसे अखबारों को सामने लाया जाता है, कौन कौन प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है, इन सभी बिंदुओं पर हमें सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। तो उन सभी बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे। जाने माने पत्रकार और साहित्यकार श्री विजय सहगल साहब के साथ। आप दैनिक ट्रिब्यून के पूर्व संपादक रहे हैं, 40 वर्षों तक आप मीडिया में सक्रिय योगदान देते रहे हैं और फिलहाल वे कई पत्र पत्रिकाओं के एडिटोरियल बोर्ड में सलाह के तौर पर काम कर रहे हैं। साथ ही लेखन के कार्य से भी जुड़े हैं, आर्टिकल और एडिटोरियल राइटिंग लिखते रहते हैं और कई पुस्तकों में भी को ऑथर के तौर पे काम कर चुके हैं। तो निश्चित तौर पर इनका ज्ञान और अनुभव हम लोग को पत्रकारिता की दुनिया को समझने में एक सहायक साबित होगा, और ख़ास करके इनसाइड न्यूज़पेपर में क्या होता है। साथ ही एक बात और बताना चाहूँगा कि विजय सहगल साहब एक जाने माने साहित्यकार हैं। 2 पुस्तकें जो काफ़ी चर्चा में रही है और काफ़ी लोगों के द्वारा सराहा गया है, वो है आधा सुख और आस्था की डगर पे। आस्था की डगर पे जहाँ जो यात्रा वृत्तांत है, वहीं आधा सुख कहानी संग्रह है। और साथ ही एक प्रयोग इन्होंने अखबार की दुनिया में किया, जो धारावाहिक के तौर पे अखबार में कैसे धारावाहिक शुरू हो, जिसका नाम था बादलों के साए में, वो भी काफ़ी चर्चित और सराहनीय रहा। तो निश्चित तौर पर इनका ज्ञान और जो अनुभव रहा है, वो हम लोग को आज इस दुनिया के बारे में, अखबारों की दुनिया के बारे में समझने में लाभदायक साबित होगा और एक नई दृष्टि देगी। तो इस उम्मीद के साथ श्री सहगल साहब को आमंत्रित करते हैं कि पहले अपना व्याख्यान शुरू करें, फिर हम लोग चर्चा में भाग लेंगे और एक एक बिंदुओं पर जो उसको तह तक जाने की कोशिश करेंगे। वेलकम है सर। धन्यवाद अमरेंद्र जी। आपने आज की वार्ता की और आज के संवाद की भूमिका बड़ी अच्छी बांधी। आमतौर पर अखबार के बारे में जो पाठक है, ये जो भी उससे जुड़ा है, वो ये देखता है कि अखबार आ गया, इसमें समाचार आ गए, विचार आ गए, तस्वीरें आ गई, ताज़ा खबर आ गई। लेकिन उसके पीछे भी एक बड़ी वर्क फोर्स है और अखबारों की दुनिया बहुत बड़ा विशाल उसका वो है। और उसकी अगर हम अगले पहलुओं पर जाने से पहले इस परिभाषा को समझ लेना चाहेंगे कि अखबार क्या है, व्हाट इज ए न्यूज़पेपर। अगर आप उसकी शाब्दिक, वैसे मैं बता देता हूँ, फिर आपको पढ़ के बता दूंगा कि समाचार पत्र का अर्थ ये है कि वो माध्यम जो समाचारों को, विचारों को, तस्वीरों को और अन्य सामग्री को लेकर साथ लेके चलता है, और वो एक अखबार की, समाचार पत्र की शक्ल में पाठकों को परोस दिया जाता है। उसकी 2-3 मोटी कैटेगरीज हैं, जैसे दैनिक पत्र है, साप्ताहिक पत्र है, मासिक पत्र भी हैं। लेकिन मुख्य बात हम दैनिक पत्र की करते हैं क्योंकि वो पाठक से सीधा जुड़ा है। साप्ताहिक की भी वो स्थिति है। तो मैं जब उसकी परिभाषा देख रहा था तो बड़ी अच्छी मुझे एक नज़र आई। उसमें कहा गया है कि इट इज़ ए प्रिंटेड पब्लिकेशन यूजुअली इशूड डेली और वीकली कंसिस्टिंग ऑफ फोल्डेड अनस्टेपल्ड शीट्स, मतलब वो नथी नहीं होते, खुले होते हैं, ब्रॉड शीट बोलते हैं उसको, एंड कंटेनिंग न्यूज़, फीचर्स, आर्टिकल्स, एडवर्टाइजमेंट एंड कॉरेस्पॉन्डेंस, वो पाठकों के पत्र आदि। और एक और परिभाषा ताकि वो सरल हो जाए जो हम इनको संबोधित कर रहे हैं, ए न्यूज़पेपर इज ए पीरियोडिकल पब्लिकेशन। पीरियोडिकल से अर्थ है दैनिक है या साप्ताहिक है, हाँ, कंटेनिंग न्यूज रिगार्डिंग करंट इवेंट्स, जो समाचार की परिभाषा है, इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स
diverse features, editorials and advertising. It is usually printed on relatively inexpensive low grade paper such as newsprint. उसको newsprint कहते हैं, वो अलग और कागजों से बिल्कुल अलग है। और अब आप देखिए कि ये तो इसकी परिभाषा हो गई। अब वो हम बाद में भी आएंगे। अब दैनिक समाचार पत्रों या ब्रॉडशीट समाचार पत्रों से एक थोड़ी सी स्थिति और बदली है, टेबलाइड पेपर्स भी आ गए। टेबलाइड मतलब छोटे आकार के अखबार, ज्यादातर साप्ताहिक, दैनिक भी, जैसे मेल टुडे। और उसके बाद अब पूरी पत्रकारिता, भारतीय पत्रकारिता की बात करें तो वो इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म की तरफ आ गई है, जिसको बोलते हैं वेब की दुनिया की तरफ आ गई। वेब बेस्ड न्यूज़पेपर्स भी आ गए। आप अपने, जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं, आप अपने कक्ष में, अपने ड्राइंग रूम में या अपने अध्ययन कक्ष में कंप्यूटर के पास बैठ के सारे अखबारों को आप उस पर पढ़ सकते हैं। तो अब आप कल्पना कीजिए कि जब कभी अखबार ने स्वरूप ग्रहण किया होगा, उससे लेके आज तक पत्रकारिता कहां से कहां तक पहुंच गई, फ्रॉम जेनेसिस टू दिस एज। हाँ, तो ये एक बहुत लंबा दौर है पत्रकारिता के इतिहास का। भले आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात कर लें या राष्ट्रीय स्तर की बात कर लें, हमने बहुत बड़ी लंबी यात्रा की है। और अखबारों ने, समाचार पत्रों ने अपना एक काफी बड़ा प्रभाव क्षेत्र तैयार किया। एक बात तो ये हो गई। अब कभी किसी से पूछा जाए कि भले ये उसकी डिटेल्स हम बाद में ले लेते हैं कि अखबार शुरू कैसे हुआ, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम लोग पढ़ते तो हैं लेकिन ये नहीं जानते। बिल्कुल, हम वो नहीं जानते। तो इसलिए मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जब अखबार पत्रों, जब कागज का आविष्कार नहीं हुआ था, जब समाचार पत्र का आविष्कार नहीं हुआ था, तो दुनिया समाचारों को कैसे जानती थी। अभी हम बात कर रहे थे कि जैसे ही दो व्यक्ति मिलते हैं, मतलब आप गांव के व्यक्ति हैं या दूर दराज के हैं, किसी और राज्य के हैं, तो वो जब आपस में मिलते हैं तो कहते सुनाओ भाई क्या हाल है। तो वो जो उत्सुकता है, वो जो प्रश्न है, वो एक तरह से खबर लेने और खबर देने का, वो उसको आपने बता देगा, अरे भाई गांव में तो सब ठीक है, तो वो प्रति प्रश्न ये पूछेगा आप सुनाओ आपके, तो वो एक्सचेंज ऑफ न्यूज हो गया, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया। तो वो तो उसके मूल में रही। अब हम कह रहे हैं कि जब ये नहीं आया था, कागज का आविष्कार नहीं हुआ, तो कैसे ट्रेवल करता था मैसेज। वो प्रस्तर युग था, पाषाण युग था, जबकि पत्थरों पे उत्कीर्ण करके, पत्थरों पे खुदाई करके मैसेज छोड़ दिए जाते थे। ये हमारा इतिहास नहीं, दुनिया भर का इतिहास भरा पड़ा है। अब हमारे यहाँ तो जैन काल में और बौद्ध काल में कई पाषाण संदेश मिलते हैं, जिनसे आपको बड़ी उस वक्त की जानकारी मिलती है, और ये भी पता लगता है व्हाट द रूलर वाज सेइंग, है ना। और वो जाहिर है कि जनता के लिए अपनी वो कह रहा होगा। सम्राट अशोक के समय में बुद्ध के जन्मस्थान लुम्बिनी में कोई पाषाण संदेश कहा था कई जगहों पे। मतलब राज्य की सीमा के चारों ओर उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग कहा गया कि भगवान तथागत के जन्म स्थान के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए इसे सभी प्रकार के करों से मुक्त कर दिया गया। अब से लगभग, ये तो तब की बात हुई, उसके बाद चलते रहे। अभी ये बात अगर हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आए और उस इतिहास को देखें, तो ईसा की से कुछ शताब्दी पूर्व रोमन ने, बहुत बड़ा इतिहास है, बहुत बड़ी सभ्यता थी, उन्होंने भी दीवारों और चौराहों पर वो अपना संदेश हाथ से लिखे इश्तिहार पे लगा देते थे। उसको लिखा और चश्मा कर दिया। और इसी तरह ये इतिहास कहता है कि रोमन सम्राट जूलियस सीजर सन 144 ईसा पूर्व में प्रकाशित होने वाला एक्टा ड्यूरना, ये संसार का सबसे पहला समाचार पत्र। उस पर लिख दिया, जानकारी लिख दी, राजा देश क्या है। और इसी तरह ये तो हो गया। और इसी तरह जो छपाई की बात हम करते हैं, तो छपाई का सबसे पहला श्रेय जाता है चीन के वांग ची को। 11 मई 868 को उन्होंने अपने
परिवारजनों की समिति में पुस्तक प्रकाशित की थी, और वो कहते हैं चीनी मिट्टी से बने शब्दों से मुद्रित, वो तो हो गया वहां का। लेकिन इसी तरह एक्टा ड्यूरना के बाद पीकिंग गजट को ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे पुराना अखबार माना जाता है। ठीक है जी। और इसके बाद चलते रहिए आप। फिर आप बात कर रहे थे जर्मनी की जी। 1946 में इंग्लैंड में 1476 में इंग्लैंड में पहला प्रेस स्थापित हुआ। कितना लंबा सफर हमने तय किया है। और अधिकांश विद्वानों के अनुसार आधुनिक अर्थ में सबसे पहला पत्र जर्मनी में, आप कह रहे थे, 1609 में प्रकाशित हुआ। और इसीलिए कुछ विद्वान जर्मनी के एक अखबार का नाम है न्यू ज़ाइटुंग, उसको समाचार पत्रों का आदि पुरुष मानते हैं। अब ये उसके बाद चलता रहा, ये सिलसिला चलता रहा। इंग्लैंड में सर्वप्रथम अखबार आया वीकली के तौर पर, उसका नाम था वीकली न्यूज, और ये सिलसिला चलता रहा। फ्रांस का भी लेख है, 1631 में आया, वहां उसका नाम था गजेट। और ये चलते चलते हम इनसे आगे आए, अपने घर की तरफ आए जी। हमारे यहाँ तो इतिहास इस बात का साक्षी है कि कब और कैसे क्या हुआ। तो क्या हुआ कि जैसे मुगल काल में संचार व्यवस्था, अखबार नवीसी और ये अखबारी दुनिया थोड़ी पल्लवित हुई। और ये हमें इसके प्रमाण मिलते हैं कि मुगल शासकों ने, जो मध्यकालीन मुगल शासकों ने अपनी बात कहने के लिए, अपनी इंफॉर्मेशन देने के लिए जनता तक, तो डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग जगह लोग रखे, उनका नाम रखा गया था वाक्य नवीस या संवाददाता, आदि संवाददाता। तो उसका काम ये था कि वो राजा देश का प्रचार करता था, उसका प्रचार करके वो जनता तक पहुंचाता था। और वाक्य नवीस को कहते थे, वो उसके बीच शिकायतें, कठिनाइयाँ, विशेष स्थितियाँ, ये सब। तो लोगों को ये आदत पड़ गई कि भाई ये का मतलब वो एक अखबार आ गया, वो चस्पा कर दिया। या आप पहले की और बात करें, हम थोड़े इतिहास दूसरी की तरफ जाएं, ताम्रपत्र पे जी। और तौर तरीके दूसरे थे, लेकिन संदेश का आदान प्रदान चलता रहा। भोजपत्र पे हुआ, ये हुआ पाषाण युग में पत्थरों के थ्रू, बाद में ताम्रपत्र के थ्रू, फिर अभिलेख के थ्रू। हाँ, फिर उसके बाद वो संवाददाताओं की कैटेगरी हो गई, नाम अलग हो गए। जैसे वाक्यानवीस, वाक्या उर्दू में बोलते हैं घटना, वाक्यानवीस उसको बयान कर रहा है। और खुफिया नवीस, गुप्तचर सेवा, सीबीआई और ये वो जो आज की बात है ना जी, तो वो खुफिया चीजें लेके उस पर लिख के राजा को बताता था। और ये और एक हरकारा, एक सवा नवीस भी बोलते हैं, सवा नवीस का जीवनी लेखक, कि ये राजा आया, इसमें इसका है, उसका विवरण क्या है। पर ये मुख्यतः जो वाक्या नवीस और खुफिया नवीस है, ये हमारे उसे प्रोफेशन की बेस हैं। और एक बात और कि कर्नल जेम्स टॉड ने उस वक्त 1828 में ऐसे कुछ नमूने भेजे थे, जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन को भेजे हैं, जिसमें कैसा, अब आपका अखबार तो बहुत बड़ा है ना, वो नमूने बड़े दिलचस्प हैं। 8 इंच से 4.5 इंच का अखबार, ठीक है जी। और वो अभी भी इंडिया लाइब्रेरी में सुरक्षित हैं। इस तरह से ये सारी चीज चलती रही। और बाद में मुगल काल में और दूसरे में इस विधा का प्रसार हुआ। अब अगर हम भारतीय पत्रकारिता को और आगे आए, उसमें जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, देश तो आजाद नहीं था, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी एक थे विलियम बोल्ट्स, वो इसी में काम करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो वो बड़े विरोधी थे अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के। भाई तो वो कैसे, हाउ टू एक्सप्रेस तो वो एक्सप्रेस करने के लिए उन्होंने क्या किया, उस समय एक अखबार निकाल दिया, इश्तिहार दिया, और इश्तिहार में कहा शहर में छापा खाने के अभाव में, तो उस वक्त प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, कि छापा खाने के अभाव में आम जनता को सूचित करने का यही तरीका है इश्तिहार के तौर पे। व्यापार के लिए इसकी कमी खलती और समाज सूचित
को सूचित करना जरूरी है। उसने ये भी कहा कि जो भी कंपनी या समूह छापे खाने का काम करना चाहता है वो सहयोग देने को तैयार है। इश्तिहार में ये भी सूचित किया गया कि कोई भी इच्छुक व्यक्ति इतने से इतने बजे तक उनके बंगले में जाकर सूचनाओं को पढ़ सकता है, वो अखबार पढ़ सकता है, उनकी प्रतियां प्राप्त कर सकता है। देयर वाज नो प्रिंटिंग प्रेस। तो बाद में बड़ा लंबा इतिहास है, बाद में हमारे हिंदी के समाचार पत्र भी आए और मुख्यतः बम्बई, कलकत्ता और मद्रास, यहाँ से हमारे प्रारंभिक अखबारों ने अवतार लिया। मैं ये कहता हूँ वो उन्होंने किया, जो बाद में जैसे मद्रास कुरियर बॉम्बे से छपा, बॉम्बे हेरल्ड बॉम्बे से निकला, मद्रास कुरियर बाद में मद्रास कुरियर बन गया और बॉम्बे से ही बॉम्बे कुरियर निकला। ये 1700 कुछ की बात है, जो बाद में टाइम्स ऑफ इंडिया होगा, जो आज भी आपको नजर आ रहा है। तो इसी तरह हिंदी समाचार पत्र, आप तो पहली बार भी हमने बात की थी, आप अक्सर बताते हैं कि जो भारतीय भाषाओं का सबसे पहला समाचार पत्र दिग्दर्शन नाम से कलकत्ता से आया था और उसके बाद वो चलता रहा और उर्दू का पत्र आया 1922 में, जामे जहांनामा है ना जी। और फिर इसी तरह जो हिंदी के समाचार पत्र में आप उदंत मार्टन का हम जिक्र करते हैं जी, ये छपा और उदंत मार्तंड को हम लोग हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत मानते हैं। और उदंत मार्तंड के बाद कलकत्ता से ही राजा राम मोहन के प्रयत्न से 1829 में बंगदूत निकला, बनारस से समाचार सुधावर्षन निकला और बनारस अखबार निकला। 1845 में समाचार सुधावर्षन निकला। 1854 में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के देखरेख में 1868 में अखबार आए। इस तरह ही अखबारों का सिलसिला चलता रहा और हिंदी पत्रकारिता का सूत्रपात इससे हुआ है। हिंदी के दैनिक पत्रों में हम मानते हैं अमरेंद्र जी के पहला अखबार जो है हमारा वो समाचार, हिंदी मार्तन साप्ताहिक था। दैनिक पत्र आया, ये आया 1854 में, समाचार सुधावर्षन, और श्याम सुंदर सेन उसके संपादक थे। तो ये मोटे तौर पे ये भूमिका हो गई। और अब हम ये मान के चलते हैं कि तब से लेकर आज तक आधुनिक पत्रकारिता के पहुंचने तक पूरे पत्रकारिता जगत ने, उसमें अंग्रेजी के पत्र भी ले लीजिए, भाषाई पत्र भी ले लीजिए और हिंदी के पत्रों की तो हम बात करिए ना, उन्होंने एक लंबा रास्ता तय किया है, एक लंबा इतिहास बनाया है और आज उनका पूरे विश्व में, अपने देश में तो है ही, पूरे विश्व में बड़ा गौरवपूर्ण स्थान है। जिस परिभाषा को हम लेके चले थे वो अब क्या है कि वो जनता को सूचित करते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, जनता को शिक्षित करते हैं और जनता का कुछ हद तक मनोरंजन भी करते हैं और उनमें एक अवेकनिंग पैदा करने के लिए भी वो प्रयासरत रहते हैं। कुछ हमारी राय अलग अलग हो सकती है लेकिन मुख्य वही है। और अब एक बात ये जरूर हो गई, क्योंकि यहाँ मैं ये बता देना चाहूँ, जब हम इतिहास की बात कर रहे हैं ना, कि देश की आज़ादी के लिए हमारे पत्रकारों ने बहुत कोशिश की थी। आज़ादी से पहले देश को आज़ाद कराने में छोटे छोटे पर्चे निकले, गुमनाम पर्चे निकले, जो हमारी पत्रकारिता के नींव हैं, वो भी अखबार थे। और उसके बाद देश जब आज़ाद हुआ, आज के आधुनिक भारत में, उसके निर्माण में, आधुनिक भारत की चुनौतियों में, उसके विकास में, उसके कल्याण में और जो हमारी जनहित की रक्षा में, लोकतंत्र को मजबूत बनाने में पत्रकारिता की बड़ी अहम भूमिका रही। भूमिका तो निश्चित तौर पे शुरू से ही जब हम लोग देखते हैं, चाहे सामाजिक बुराइयों को दूर करने में हो या समाज में कोई भी चीज़ों को उसको अवेयर करने की बात हो, तो समाचार पत्र शुरुआती दौर में तो यही माध्यम था, तो अपने अहम भूमिका निभाई। और जैसा कि आपने बताया कि एक लंबा रास्ता तय किया है और उसको और आगे बढ़ते ही जा रहा है। आज जब
पहले न्यूज़पेपर की संख्या कम होती थी, आज भारत में, दूसरे देशों में तो कम हो रही है, इधर कुछ दिनों में अगर पिछले दशक में देखा जाए तो समाचार पत्र कम हुआ, लेकिन भारत में तो इसकी संख्या भी बढ़ते जा रही है और पाठकों की संख्या भी बढ़ते जा रही है। तो भारत में तो न्यूज़पेपर या समाचार पत्र के जो प्रभाव क्षेत्र हैं जिसकी आप चर्चा करते हैं काफ़ी विस्तृत है। तो ये जानने के बाद कि इस तरह से शुरुआत हुए, तो उसके बाद खास करके 1947 के बाद जो समाचार पत्र का क्या स्वरूप रहा, और अगर नए लोग अगर समाचार पत्र स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसकी क्या क्या विविध पहलू है, क्या क्या विविध जानकारी हासिल करनी चाहिए और कौन कौन से तौर तरीके हैं एक स्टार्ट करने के, तो इन सब बिंदुओं पर क्या आप देखिए। हम इसमें सबसे पहली बात मैं ये कह दूं कि ये हम समाचार पत्र की बात कर रहे हैं और वो एक बहुत बड़ा उद्योग की भी शक्ल ले चुका है जी, लेकिन उसके साथ जो बड़ा एक तंत्र जुड़ा है उसकी चर्चा किए बगैर हम आगे नहीं चल सकते। राइट। वो क्या है? प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस है। जब आप छपाई ही नहीं करोगे तो वो कैसे चलेंगे? बहुत अच्छी बात तो आपने बताई। मुझे एक पुरानी एक कविता प्राप्त हुई है जो न्यूयॉर्क सन, जो बड़ा मशहूर अखबार है न्यूयॉर्क का, वहाँ उसके बिल्डिंग के बाहर ये कविता लिखी पड़ी है और उसमें ये कहा गया है कि आई एम द प्रिंटिंग प्रेस by Robert H. Davis. I am the printing press born of the Mother Earth. Mother Earth से मैं भी पैदा हुई हूँ. My heart is of steel. My limbs are of iron and fingers are of brass. ये बड़ी, मतलब ये आप समझ के अगले, स्टील तो वो मशीन हो गई, और limbs of iron, ये सारी चीज में I sing the songs of the world, जो हम बात कर रहे हैं. I sing the songs of the world and the oration of history. वाक्यानवीस. These symphonies of all time. सभी समय के गीत, और ये जो है वो मैं. I am the voice of today. ये परिभाषा हम समाचार की करते हैं ना. I am the voice of today, the herald of tomorrow. कई तो अखबारों के नाम ही है, नेशनल हेराल्ड. और I weave into the rap of the past and woof of the future. I tell the stories of peace and war alike. कोई भेद नहीं है. अगर शांति है तो मुझे वो भी बात कहनी है, युद्ध है तो वो भी कहना है. I make the human heart beat with passion of tenderness. I stir the pulse of nations and make brave men do brave deeds and soldiers etc. मैं मतलब ये पूरी ना भी पढ़ूं तो उससे ये बड़ा No, you can read it. अच्छा, हाँ, इससे समझने में बड़ा मदद आएगा. I inspire the midnight toiler, weary of his loom, to lift his head again and gaze with fearless into the vast beyond, seeking the consolation of hope eternal. वो आशा जागृत करने की जो बात आ गई. When I speak का मतलब जब मैं प्रकाशित, मैं छापती हूँ, प्रेस की बात करें. Once you read, then we'll discuss it. Okay. Yeah. A married people listen to my voice. The Saxon, the Latin, the Celt, the Hun, the Slav, the Hindu. It is mentioned there, New York में. The Hindu, all comprehend me. Then I am the tireless clarion of the news. शंखनाद उसका जो न्यूज का. I cry your joys and sorrows every hour. हर घंटे में आपके दुख और आपके प्रसन्नताओं को, दुख दर्द को और प्रसन्नता को, खुशी को क्या करता हूँ? क्राई मतलब वो मैं वो सामने लाता हूँ. I fill the dullard's mind with thoughts uplifting. I am light, knowledge, power. I epitomize the conquest of mind over matter. I am the record of all things mankind have achieved. क्योंकि आपने सारी उल्लेख आप कर रहे हैं. My offspring comes to you in candles glow. Amid the dim lamps of poverty, the splendor of riches, and sunrise at high noon and in the waning evening. I am the laughter and tears of the world. कितना महत्वपूर्ण बात कही है. And I shall never die until all things return to immutable dust. I am the printing press. So this contains all the aspect of a newspaper and printing press. Printing press. क्योंकि जब वो आपका छपेगा नहीं, जब आपको तैयार नहीं करेगा, तो उसके बगैर कैसे चलेगा.
और जैसा मैं कह चुका हूँ कि एक चीज हमें और नोट करनी है कि हमारे यहाँ भी प्रिंटिंग प्रेस जो जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तब कलकत्ता में जो मिशनरीज थे, ईसाई मिशनरी थे, वो अपने धर्म प्रचार के लिए आए और उनको प्रिंटिंग प्रेस लगाने और लाने की सुविधा दी गई। उसके बाद उस माध्यम से उन प्रिंटिंग प्रेस के जरिए जितने अखबार छपते रहे हैं उसके माध्यम से वो छपे। राइट। आप टेक्निकली जानते हो ट्रेडल प्रेस होती है जिसके ऊपर बड़ा पहिया सा लगा होता है, स्याही आती रहती है, Yeah. उससे छपती थी। वो तो नाउ दैट कैन बी वो मैं वही कहना चाह रहा हूँ। Right. और उसके बाद रोटरी आई और EI कंपोजिंग के सिस्टम आए। हमने काम किया है, 40 साल मैंने पत्रकारिता में काम किया है। तो अब आप जब प्रेस में जाते थे थोड़े कहीं ना कहीं कालिक सी लग जाती थी, वो बुराई की बात नहीं है, आप मेहनत करो तो लगे। अब वो कंप्यूटराइज हो गया। टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने ट्रेनिंग की। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ अपने दर्शकों, पाठकों, श्रोताओं से कि टाइम्स ऑफ इंडिया में 1970-71 में ट्रेनिंग करी और वहाँ सीखा अखबार कैसे निकलते हैं, कैसे करते हैं। धर्मयुग में काम किया, नवभारत टाइम्स में किया। तो हमारे ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में पतंजलि सेठी बड़े प्रसिद्ध पत्रकारिता की सामग्री के लेखक और हमारी ट्रेनिंग में थे। तो हमें अगर आप हिंदी के ट्रेनी है, अंग्रेजी के ट्रेनी है, मराठी के 3 होते थे, तो हमें हुक्म होता था कि भाई आपको 4 बजे तक एक टेबलॉइड पेपर निकालना है। आप संपादक हो गए, आप रिपोर्टर हो गए, ये हो गए, और सब सुविधाएं हमें हासिल रहती थी। तो हम वो फिर अखबार निकालते थे और शाम तक दे देते। मुझे वहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया में बहुत अच्छा लगा। टाइम्स ऑफ इंडिया का इतिहास भारतीय इतिहास से जुड़ा है। वहाँ प्रिंटिंग प्रेस में देखने गए तो एक कमरे में जैसे कोई बड़ी पवित्र और बड़ी पायस सी चीज रखी होती, तो हमने बड़े पर्दा लगाया और सब उसकी पूजा होती है हर साल। तो हमने किसी पूछा ये क्या है, कि सर दिस इज द वेरी फर्स्ट ट्रेडल मशीन जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया ने कभी शुरू आज तक रखी है। तो अब तो आप जाओ ना भारत टाइम्स किसी भी पत्रिका में जाइए तो आपको वो सारा AC में बड़े अच्छे आधुनिक उसमें मिलते हैं, सारी कंप्यूटराइज है। यही नहीं है आप एक छोटे से कक्ष में बैठ के, ये जितने में हम बैठे हैं स्टूडियो में, ये तो ज्यादा जगह, इससे भी छोटे कक्ष में बैठ के आप यहाँ कहीं भी अखबार छाप सकते हैं दुनिया, उसी पे तैयार किए भेजिए। तो ये ओके, तो ये प्रिंटिंग प्रेस का बारे में थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी हुई। अब हम लोग आगे बढ़ें। बिल्कुल, चलिए। तो अब न्यूज़पेपर कैसे शुरू करें? न्यूज़पेपर कैसे शुरू करें? न्यूज़पेपर शुरू करने से या पहले उसके पहले हम लोग ये चर्चा कर लें कि प्रीरिक्विजिट ऑफ न्यूज़पेपर क्या होना चाहिए। ये उससे पहले मैं आप ये बता दूंगा आपको, क्योंकि ये बात समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी जी। कि हम प्रेस को एक इंस्टीट्यूशन मान के चलते हैं। प्रेस एक संस्था है और मेरे पास एक इसके जो मैग्रो हेल्थ सीरीज ऑफ एजुकेशन जैसे हम कर रहे हैं जी। उनमें यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड के जो प्रोफेसर ऑफ एजुकेशन है जी। उनकी तरफ से, और वो एक कंसल्टिंग एडिटर थे मेरी तरह से ही, उन्होंने एक परिभाषित किया है जो मैं पढ़ देना चाहता हूँ। कम्युनिकेशन इज नेसेसरी टूल ऑफ लर्निंग and mass communication is prerequisite to mass education. Media, mass media से मेरा अर्थ है। A public spirited press is therefore a chief instrument whereby contemporary society orders and changes the way in the direction of clearly visioned goal of increased human welfare. Harold Benjamin, ये बड़ी महत्वपूर्ण परिभाषा है। ये एक बात और करके फिर हम विषय को आगे जो आप कर रहे हैं वो चलाएंगे। हम लोग चर्चा करेंगे और दर्शकों का भी प्रश्न भी हम लोग लेते रहेंगे। बिल्कुल, अगर कोई पूछना चाहें तो बिल्कुल। आप निश्चित तौर पर प्रश्न पूछ सकते इसमें हैं। सबसे पहली बात यह है कि हम मानते हैं कि प्रेस इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी। समाज की ये वो समाजोपेक्षी एक संस्था है, ठीक है जी। लेकिन साथ ये है कि ये मान के चलिए कि पूरे विश्व में ही एक परिभाषा और मिलती है, द प्रेस इज प्राइवेट इंडस्ट्री एंड पब्लिक सर्विस। हमने अखबारों का जिक्र किया, देश विदेश के अखबारों का जिक्र किया। उनकी मलकियत, उनका स्वामित्व तो निजी है, प्राइवेट है, भारत में तो है ही,
कुछ को छोड़ के, जैसे ट्रिब्यून ट्रस्ट है, जी वो ट्रस्ट उसका मालिक है। तो वो ये परिभाषा ये कहती है, द प्रेस इज प्राइवेट इंडस्ट्री एंड पब्लिक सर्विस। इसका मतलब Very एक interesting. अखबार है, आपको बेचना भी है, आपको विज्ञापन लेना है, लेकिन आपका मूल उद्देश्य क्या है? सर्विस, सर्विस। सर्विस ऑफ द नेशन, सर्विस ऑफ द पब्लिक, सर्विस ऑफ द, मतलब ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो अब इससे आगे जो आप बात कर रहे थे वो बात करते हैं हम। जी, अखबार कैसे शुरू किया जाए, या उसके प्रीरिक्विजिट, हाँ, प्री रिक्विजिट्स क्या, हाउ इट टेक्स शेप। हाँ, हाउ इट टेक्स शेप। देखिए अभी आज की स्थिति में जो हम बता गए ना आपको जी कि पहली जरूरत तो है कि आपको एक दिमाग में खाका तैयार करना है, आप क्या करना चाहते हैं। दैनिक पत्र निकालना है आपको या साप्ताहिक पत्र मतलब निकालना उस है, कैटेगरीज पर ध्यान दें। हाँ, वो देखना है आपको। पहले यू हैव टू डिसाइड। एक दूसरी बात, वो छपेगा कहाँ से, अच्छा, उसके छपाई का क्या प्रबंध हुआ, ये दो तो मूलभूत चीजें है ना। तीसरा महेंद्र जी, उसके लिए पैसा धन कहाँ से आएगा। आजादी में, आजादी के दिनों में हमारे जो पुरोधा थे पत्रकारिता के, उनसे कहा जाता था घर फूक तमाशा देखो, मतलब वो अपना सर्वस्व बेचकर उन्होंने अखबार चलाए ताकि आजादी की पैगाम मसाल को घर घर तक ले जाए। हाँ, तो वो पैसा कहाँ से आएगा। तीन, चौथी बात ये है कि वो करने के लिए प्लेस ऑफ पब्लिकेशन कहाँ से आप छापेंगे, ठीक है जी। और पांचवी बात जो है, जब आपने ये तीन चार बातें कर ली तो उसके बाद ये है कि उसके कर्ता धर्ता कौन होंगे, उसके संचालन भी तो होगा ही ना। ये बाहर तो ये लगता है कि भाई ये अरे बड़े आसानी से छपता को, नो, इट इज ए बिग इंडस्ट्री which needs more money, which needs big manpower or the other resources। तो इसलिए पहली बात तो ये हो गई। फिर देश में कुछ कानून है, देश में कुछ नियम है। अगर आपको अखबार शुरू करना है तो आपको डिसाइड, ये बातें तो आपने कर ली। उसके बाद आपको प्रेस रजिस्ट्रार के लिए कि यहाँ पंजीयक भारतीय समाचार पत्र, ये उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। हाँ, उसको पॉपुलरली RNI बोलते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया। वहाँ आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा कि भाई हम ये अखबार निकालना चाहते हैं, हमारा ये है। वो इसलिए है कि रजिस्टर करने के बाद आपका जो आप रेगुलेट कर पाए वगैरह वगैरह, आपकी और जरूरतें भी तो रहेंगी ना। आपको कल को आपको अखबार के लिए न्यूज प्रिंट चाहिए, बड़ा पैसा, बड़ी न्यूज प्रिंट लगती है। आप हैरान होंगे कि अगर आप इसकी इकोनॉमिक्स को देखें, अखबारों के इकोनॉमिक्स के मैगजीन, जो अखबार जितना ज्यादा छपता है उतना घाटा ज्यादा होता है। हाँ, अब उसमें क्या है, उसका मंत्र ये है कि ये जो आप ये सोचते हैं ना, कीमत उसकी रखी, आप बड़े महंगे हो गए अखबार, उस कीमत से अखबार का खर्चा तो अंश मात्र भी पूरा नहीं होता, ठीक है। तो आपको तय करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या है, जब अखबार शुरू हो गया, जब अखबार शुरू हुआ तो उसके बाद तो आपके पास एडवर्टीजमेंट भी आ जाएगा, सर्कुलेशन, बिक्री का भी हो जाएगा, वो तो अलग बात हो गई। अब हमारे यहाँ जो मैंने बताया आपको कि मलकियत या कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां चलाती हैं और वो पूरा उनका सिस्टम है। और इस देश में बहुत संस्करण, टाइम्स ऑफ इंडिया कई जगह से छपता है, नवभारत टाइम्स कई जगह से छपता है, हिंदुस्तान टाइम्स कई जगह से छपता है, हिंदू छपता है, इंडियन एक्सप्रेस छपता है, जिसको हम लोग एडिशन बोलते हैं। हाँ, मल्टी एडिशंस बोलते हैं उनको। और उस आप देखिए ना, उसके साथ कितना बड़ा तंत्र जुड़ा, तंत्र से मेरा मतलब कितनी बड़ी व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, तो मुझे याद आता है, मैं उल्लेख करना चाहता हूँ इस बात को स्पष्ट करने के लिए, और इस बात के उसके लिए ताकि बड़ी साफ 1900 मुझे याद आता है कि 1972 में प्रगति मैदान में एक ये लगी थी, किताब का मेला लगा था, हर साल लगता है। 72 में, 72 है, 70s अर्ली 70 की बात होगी, समय में थोड़ा फर्क होता है। मैं नवभारत टाइम्स में उन दिनों उप संपादक था जी। तो मैं गया तो वहां मैंने एक देखा, उन दिनों इंडिया टुडे ने भारतीय पत्रकारिता में कदम रखा था।
इंडिया टुडे तो और बात की है, नहीं तब 78 79 की नहीं, तब शुरू हुआ था इंडिया टुडे। 7। हाँ, आप मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फर्क हो सकता है। हाँ। छप चुका था। नहीं मतलब थोड़ा फर्क नहीं, बात तो बड़ी पक्की है। तो वहाँ स्टॉल लगा था इंडिया टुडे का, बड़ा अच्छा स्टॉल, और ये था कि आप सर्कुलेशन उसके लिए वो करिए, कंट्रीब्यूट करिए, आपको एक हम वो देंगे साथ में की रिंग, और साथ में आपको एक कैलेंडर फ्री मिलेगा। खैर इंडिया टुडे वाज कमिंग अप, और वो हमने लिया, जो की रिंग मिल गया और कैलेंडर क्या मिला, इतना ताश के पत्ते की तरह। खैर मैं ये कहना चाहता हूँ, आप देखिए उस इंडिया टुडे ने एक छोटे से खुनाट प्लेस में छोटा सा दफ्तर था कहीं फर्स्ट फ्लोर पे, उसके बाद आज कितना बड़ा इंडिया टुडे का बहुत बड़ा नाम है, उसके बाद चैनल आ गए। तो इस तरह से फर्स्ट यू हैव टू प्लान। आपके इस देश में पूरी आज़ादी है, आप और मैं भी कर सकते हैं, आप भी अखबार शुरू कर सकते हैं। अखबार से आशय आरएनए की व्यवस्थाओं में, आरएनए के नियमों में, यू कैन बी ए डेली न्यूज़पेपर, दैनिक पत्र, साप्ताहिक पत्र, पाक्षिक पत्र, मासिक पत्र, वार्षिक अंक, लेकिन एक उसमें कंपलसरी ये है कि आपको रजिस्टर कराना बड़ा जरूरी है। इसलिए आप कभी अखबार उठाएं, लोगों को देखें अखबार उठाएं तो उस पर लिखा होता RNI नंबर फला फला, ये वर्ष ये वर्ष, तो वो आपका प्रमाणीकरण हो गया, आपका पंजीकरण होगा क्या पे है। और उसके बाद आपको इसकी प्रोसेस क्या है, जिला जो आपके डिस्ट्रिक्ट जिलाधीश हैं, DC हैं, अलग अलग नाम बोलते हैं हर जगह, वहां से आपको अप्लाई करना पड़ता है। अब तो अच्छी बात हो गई, अब तो ऑनलाइन हो गया। आप RNI का आप वो खोलिए साइट, उसमें अप्लाई करिए, फिर आपको उसका नाम तय करना पड़ता है कि हाँ तक्षशिला टाइम्स या कुछ भी है ना, पहले तो आप करेंगे, फिर वो आपको अवेलेबल बताएंगे भी ये तो अवेलेबल है, और ना हो तो आप उनको बताइए कि ये मैं नाम रखना चाहता हूँ, फिर वो आपको बता देंगे ये टाइटल्स तो नहीं है, ये मिल जाएंगे। उसमें होता क्या है अमरीन जी के टाइटल से यह है कि अखबार की मशहूरी, अखबार का स्टैंडर्ड, वो आपका एक तरह का वो है, पहचान है। तो वो जिसको नाम वो नहीं देंगे आप। मैं एक संस्था से जुड़ा हूँ जिसमें बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने कलकत्ता में शुरू किया, कि वो संपादक रह चुके हैं भारत मित्र के, जी बड़ा मशहूर हिंदी के अखबार में। तो उस संस्था ने, हमने वो संस्था खड़ी की, रेवाड़ी में उसका है, कार्यक्रम भी होते हैं। तो मैंने इच्छा जाहिर की, जो पहले कार्यक्रम में थे, दैनिक ट्रिब्यून के संपादक के तौर पर हमने ये अच्छा काम किया हमारी संस्था ने, उनकी हवेली खुलवा दी, उन सब कुछ उनको एक बार रिवाइव करने वाले को नहीं, लेकिन उनको आज की प्रासंगिकता से जोड़ दिया। मैंने सजेस्ट किया कि वो अखबार भारत मित्र क्यों नहीं शुरू हो सकता। तो उसमें दिक्कत भला क्या है कि भारत मित्र एज इट इज नहीं आप कर सकते। अच्छा। तो फिर क्या हुआ, उसमें लिखा बाबूजी का भारत मित्र। अच्छा। बाबूजी का छापते हैं उसमें, अब वो मैगजीन के तौर पे छपता है, लेकिन हमें बड़ी खुशी हुई कि रिवाइव हो गया। ज्ञानोदय, नया ज्ञानोदय टाइम्स ऑफ इंडिया का है, ज्ञानोदय ज्ञानपीठ का है, लेकिन उसमें कई बार ये दिक्कतें आ जाती हैं कि जिसको आपने वो दे रखी है, उसके 30 वो रजिस्ट्रेशन दे रखा है, ताकि आप ऐसा तो नहीं कि उसके नाम पे छापे। मैं कनाडा गया हूँ, मेरा छोटा पुत्र कनाडा है, तो कनाडा में मैं जाके देखता हूँ हिंदी अंग्रेजी के अखबार भारतीय अखबारों के नाम से छपते हैं, जबकि ओरिजिनल नहीं है। वो हल्का सा कहीं छाप देते हैं, कनाडा हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स बड़ा बड़ा नीचे वो, हाँ एक हिंदुस्तान मास्टर्ड वो ये नीचे कुछ और छाप दिया। तो मैंने उससे, मेरे को एक युवक मिला, वो हरियाणा पंजाब का युवक था शायद, पठानकोट या फिरोजपुर यहाँ कहीं का। तो मैंने कहा बड़ा अच्छा अखबार छापते हो। तो उन्होंने कहा कि हाँ जी आप कहाँ से वगैरह, उसको ही लगा कि मैं शायद चेक करने तो नहीं आया। कहते नहीं ऐसा। अरे भाई आप बड़ा अच्छा कर रहे हो यार, अखबार छाप रहे हो, यहाँ देखो विदेश में हिंदी का प्रचार हो रहा है, तो ये तो हो गया, वो पेटेंट हो जाएगा आप, है ना जी। और इसलिए कई जगह आप देखिए, अब एक्सप्रेस का एक आया ना, न्यू एक्सप्रेस, आप यू कैन नॉट यूज इंडियन एक्सप्रेस, देन यू हैव टू से न्यू एक्सप्रेस, न्यू इंडियन एक्सप्रेस छपता है। तो इस तरह से वो नाम बड़ा महत्वपूर्ण है। वो आपको अगर नाम अलॉट हो गया, उसके बाद आप उसको
आपका पंजीकरण हो गया, आप अखबार चलाइए। फिर आपको पूरे वर्ष के बाद भी समय समय पर रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि आप कितना छपते हैं, कितना बिकते हैं, और आपका प्रसार और प्रचार क्षेत्र क्या है, कहाँ से छपते हैं, एंड व्हाट आर द डिटेल्स, हु इज द एडिटर, हु इज द पब्लिशर, हु इज द प्रिंटर। ठीक है, तो उसके बाद ये सिस्टम अखबारों पे, मैगजीन्स में भी छपता है। एक ये जो प्रिंटर पब्लिश, इसके पीछे एक और भी है। अंग्रेजों के वक्त में कुछ अखबारों को बंद करने की बात हुई, वो जबरदस्ती बंद कराते थे क्योंकि आज़ादी की बात करते थे। तो वो ये कानून इसलिए भी बना था उस वक्त, वो मैं बाद में हम कानून की बात करेंगे तो मैं डिटेल में भी ले लूँगा उसको, तो अगली किसी सीटिंग में। तो वो अगर वो उसका उल्लंघन करते हैं तो आप पे कार्रवाई हो सकती है। और वो कानून आप देखिए 1857 से के बाद कुछ बना था, आज तक चल रहा है। वो एक तरह से प्रतिबंध हो गया। इसलिए आप अखबारों में लिखा होगा, संपादक एक सितारे का निशान होता है, समाचारों के लिए उत्तरदायी। वो आपको उस कानून में आपको बताना पड़ता है, अगर कल कोई डेफेमेशन है, गलत खबर हो गई तो आपका उसमें। तो ये मैं समझता हूँ, इससे ये बात तो क्लियर हो गई कि कैसे आपको शुरू करना है। एक वो मिश्रा ने पहले भी कहा था कि उस वक्त कहा गया था, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। वो तो वो जमाना था। अब आपको जो अगर आज के जमाने में अखबार निकालना है तो आप निकालिए, बशर्ते आप वाकई अखबार हो। मुझे ये कहने में कोई वो नहीं है, परहेज नहीं है कि आज पत्रकारिता के आड़ में ऐसे ऐसे बिजनेस हाउसेस और ऐसी ऐसी कंपनियां उसके पीछे हैं जिनका पत्रकारिता से मीलों तक कुछ लेना देना नहीं है। कोई तो बिल्डर है, कोई सौंदर्य प्रसाधन बनाता है, और उन्होंने फ्रंट ऑफिस के तौर पे ये चीज़ें शुरू कर रखी हैं। तो हर बिजनेस में, हर काम में इस तरह की चीज़ें आती हैं, लेकिन उससे देखना हमारा काम है। मतलब आपका कहने का मतलब है, अगर वास्तव में आपको सामाजिक सरोकार से कोई चिंता है, उसको लेकर कोई मन में विचार आते हैं या आपको उद्वेलित करते हैं, तो आप अखबार शुरू करें और उसे अखबार शुरू करें, पर वो मैंने अखबार एक व्यवसाय के तौर पे नहीं शुरू करें। नहीं, पर आपको ये मैंने कहा ना, आपको परिभाषा ये जो बात कही है, द प्रेस इज प्राइवेट इंडस्ट्री एंड पब्लिक सर्विस। इन रियलिटी दी जर्नलिस्ट इज इन प्राइवेट इंडस्ट्री। सभी जर्नलिस्ट, मैंने भी पूरी आधी जिंदगी गुजार दी। द प्रेस इज ए हाईली कम्पिटिटिव एंड रिलेटिवली इंडिविजुअलाइज्ड काइंड ऑफ बिजनेस। मुकाबला है भाई, आप पछाड़ते हैं, आप ज्यादा बिकते हैं, आप कम बिकते हैं, विज्ञापन ज्यादा बिकते हैं। दिस इज ट्रू डिस्पाइट द वेरी कंसिडरेबल कंसंट्रेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स इन, अमेरिका की बात है, एंड अदर कंट्रीज, सब जगह है। तो इसलिए ये हमें मान के चलना पड़ता है, जो आप कह रहे हैं कि पब्लिक सर्विस भी उतनी जरूरी है। अखबार निकाल लिया, अब आप देखिए कई अखबार निकलते हैं, बंद हो जाते हैं। एक और ये बड़ी जरूरी है, ये जो आपके NRI जो पंजीकृत आपने अखबार कराए हैं, इसके आधार पे आपको वो मिलता है जी, न्यूज प्रिंट का कोटा। इंपोर्टेड न्यूज प्रिंट मिलती है, अब तो हमारे यहाँ भी बहुत बनती है। तो उसमें कई बार ये इस पे मीडिया सरकार की तरफ से और खुद मीडिया की तरफ से भी ये सोचा जा रहा है कि इसका क्या रास्ता निकाल जाए। लाइसेंसिंग की बात भी कही थी अभी हमारे इंफॉर्मेशन मनीष तिवारी जी ने, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ने ये बात कही थी। हालांकि उनका ध्येय ये नहीं था जो कहना, वो कोई लाइसेंसिंग की बात आ रही थी कि लाइसेंसिंग, लेकिन उसका ये नहीं है। उसमें क्या है कि कई अखबार उसका पर्चा लेके उसके रजिस्टर करा के, उसका जो मैं आपसे कह रहा हूँ, उसका सदुपयोग की बजाय उसका दुरुपयोग होने लगता है कि आपने इश्तिहार कमाने के लिए छाप लिया, इश्तिहार खा लिए, और आपको दिखाया ये कि आप छपते हैं जी 20,000 छपते हैं, आप 1200 भी नहीं है। तो इसलिए ये इसमें आपको
ध्यान रखना पड़ता है। ध्यान पड़ता है। इंडस्ट्री के लिए कुछ ऐसे नियम भी जो समय समय बदले जाते हैं। अब प्रेस रजिस्ट्रेशन एक्ट को लेके भी कुछ नई चीजें आ रही हैं भाई, इसको आज की जरूरतों के मुताबिक, क्योंकि आप एक बात हमें भूलनी नहीं चाहिए अमरेंद्र जी, उस वक्त की जब हम बात कर रहे हैं, आज तो दूसरा भी तो आ गया ना आपका ऑडियो विजुअल मीडिया, जिसमें सारे आपके चैनल और आ गए। इनके लिए तो कोई ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं? सही है। तो उसमें टीआरपी, हम तो सर्कुलेशन की बात करते हैं, वो उनके प्रचार में ये समाचार पत्र फिर आ गए, है ना? तो इसलिए वो जो जितने आपके चैनल्स वगैरह हैं उनके लिए भी नियामक कोई अथॉरिटी तो चाहिए ना। हालांकि ब्रॉडकास्टर ने अपनी बना रखी है, तो ये मैं समझता हूँ उसमें, इससे ये पक्ष हमारा बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। जी, अब चलते हैं हम लोग लीगल फॉर्मेलिटीज के बारे में। क्या हाँ, लीगल फॉर्मेलिटीज? हाँ, लीगल फॉर्मेलिटीज मैंने थोड़ा सा संकेत दिया। लीगल फॉर्मेलिटीज में ये है कि आपको रजिस्ट्रेशन, वही मैंने बताया ना, जो अखबार को आपको एक तो रजिस्ट्रेशन कराना, उसके साथ में क्या क्या जो डिस्क्लोज करना पड़ता है। हाँ, वो आपका तो वेरिफिकेशन भी होता है साहब जी, आपका वेरिफिकेशन भी होता है कि आप वो आदमी है भी कि नहीं, ठीक है जी, तो उसमें जो काम सौंपा गया है वो ये है कि फॉर्मुलेशन ऑफ न्यूज़प्रिंट एलोकेशन पॉलिसी, issue of eligibility certificate to newspapers to enable them to import or use indigenous newsprint, ये तो है ही है। और रजिस्ट्रेशन तो मैंने बताई ना, यही तो फॉर्मेलिटी है। जी, आप देंगे, आप ये भी देंगे कि फलां प्रेस छापेगा, नाम देना पड़ता है आपको। वो देखे ना देखे पर दे वेरीफाई कि भाई आप प्रेस है कि नहीं। कल को आपने नाम दिया और ये हुआ, और आपको अपनी पूरी तजवीज़, पूरा प्लान देना पड़ता है कि ये तो लीगल है। और जब तक आपको डीसी के यहाँ आपने अप्लाई कर दिया ना, तो जैसे गाड़ियों पे लगता है ना अप्लाइड फॉर, आपने अप्लाई तो कर दिया, नई गाड़ी ले ली, लेकिन वो बाद में तो वो उसमें लिखा जाता है कि भाई हमें ये हमने अप्लाई किया है। और जब प्रैक्टिकली जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होती आप नहीं कर सकते, और उस पर सज़ा भी है, उस पर कानून आपके खिलाफ जा सकता है। लेकिन अमूमन लोग ऐसा नहीं करते, और अब उसको बड़ा वो बना दिया गया। लेकिन ये प्रोफेशन में सोचा जा रहा है कि उसको नियमित करने के लिए, उसको ये जो जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं ना मशरूम ग्रोथ ऑफ न्यूज़पेपर्स, हम इस बात के खिलाफ नहीं हूँ, ना मैं हूँ ना आप हैं, ना मीडिया खिलाफ है, लेकिन अच्छे अखबार आए, अच्छे पत्र। आज मुझे बताइए आप, आज देश आज़ाद हुए 6 दशक से भी ज़्यादा समय हो गया, संपूर्ण समाचार पत्र कहाँ है? अब समाचार पत्र संपूर्ण समाचार पत्र से प्रादेशिक और रीजनल वाइज में हो गए, ठीक है ना जी। और एक अखबार के साथ उसकी पहचान जोड़ी है, जो आपको बतानी पड़ती है कि आप वेदर यू आर ए नेशनल डेली और ए रीजनल डेली या लोकल डेली। तो नेशनल से मेरा अर्थ ये नहीं है कि नेशनल कोई राष्ट्रभक्ति की भावना वाली बात नहीं है। नेशनल में whosoever पेपर इज पब्लिश फ्रॉम दिल्ली, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, कोई का भी, वो नेशनल हो गया। और जो राज्यों के सदर मुकाम से छपते हैं वो रीजनल हो, क्षेत्रीय समाचार पत्र, और बिल्कुल जो कस्बों से और छपते हैं वो स्थानीय पत्र हो गए, जिला मुख्यालय कस्बों से हो गया। हाँ, सब हो गए। लेकिन एक बात हम मान के चलना चाहिए, मैंने लिखा था, मेरे एक पुस्तक में पूरा छपा है ये, क्या क्षेत्रीय पत्रों का भविष्य को लेके था। तो मैंने उसमें भी कहा था कि समाचार पत्र भले राजधानी से छपता हो, भले राज्यों से छपता हो, छोटे से कस्बे से छपता हो, उसके मूल सिद्धांत वही हैं, उसकी जिम्मेवारियां भी वही हैं, और वो जो जिन सिद्धांतों पे इनको लेके चलना है वो वैसे के वैसे। ओके, तो ये तो हम लोगों की बात हुई लीगल फॉर्मेलिटीज के बारे में। अब अगर हम लोग और आगे बात करें, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टाफिंग पैटर्न क्या होना चाहिए, क्या उन लोग को फॉलो करना चाहिए, इस पर भी कुछ आपका अपना अनुभव, क्योंकि आप तो कई पत्रकार। देखिए अमरेंद्र जी, हमने अपनी बात के पहले ही स्पष्ट किया है कि पहले आपको ये एक इसी तरह, जैसे आपको एक मकान बनवाना है तो आपके प्लान पहले नक्शा बनता है, फिर वो नक्शा अप्रूव होता है, फिर आप सामग्री जुटाते हैं, फिर आप
वो कारपेंटर वगैरह वगैरह, मेसन्स और ये सब, ये काम होता है। जी उसी तरह अखबार का भी है कि आपने प्लान किया, आपने उसकी रजिस्ट्रेशन कराई, उसके बाद आपने उसके स्वरूप के तौर पे उसकी शक्ल सूरत कैसी होगी वगैरह तय जी, किया। उस पर भी हम लोग बात करेंगे। हाँ। तो ये जो हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टाफिंग, ये जो लोग शुरू कर रहे हैं वो अपनी जो उनके पास, मैं आपको बताऊं, मैं बताऊं कि ये इससे बड़ी बात स्पष्ट हो जाएगी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैं नवभारत टाइम्स में था, 1978 की बात है। तो उन दिनों एक विज्ञापन निकला, हम लोग ऐसे ही डेस्क थे तब, विज्ञापन निकला ट्रिब्यून ट्रस्ट की तरफ से, लॉन्चिंग हिंदी एंड पंजाबी न्यूज़पेपर्स, ठीक है जी। और ये लोग चाहिए, एडिटर चाहिए, असिस्टेंट एडिटर चाहिए वगैरह चाहिए। तो वो बिल्कुल नया अखबार शुरू करने की बात थी। अब मैं नवभारत, उन दिनों मधुसूदन आनंद जो बाद में हमारे नवभारत टाइम्स के एडिटर भी रहे, मेरे सहयोगी थे, तो उन्होंने बात में हुआ कि ये आपके यहाँ से अखबार निकल रहा है यार, तो बड़ी अच्छी बात है कि ज्वाइन करना चाहिए। तो मेरे मन में ये बहुत पहले था, जब मैंने जर्नलिज्म, मैं पढ़ाता ही नहीं हूँ, मैं पढ़ा भी हूँ जर्नलिज्म, तो उसमें जो मैंने थीसिस लिखा था उसमें मैंने ये कहा था कि जब कभी ट्रिब्यून ग्रुप इसलिए एक ट्रस्ट है, निष्पक्ष है, स्वतंत्र है और निर्भीक है और ट्रस्ट चलाता है उसको, कि जब कभी हिंदी का पत्र शुरू होगा, आई वुड बी द फर्स्ट पर्सन टू ज्वाइन इट। ठीक है जी। मैंने अप्लाई किया, वो बात को मैं छोटा करता हूँ। तो उसको जो लिखा था उन्होंने, ट्रिब्यून ट्रस्ट ने लिखा था प्रोजेक्टेड न्यूज़पेपर, मतलब अंग्रेजी के अखबार जैसे हिंदी में उसमें निकले। तो हमने ज्वाइन किया, हम नंबर 2 के तौर पर सहायक संपादक हो गए। तो वहां ट्रिब्यून ने अपने ही नेटवर्क को, अपने ही व्यवस्था को बढ़ा लिया। स्टाफ आ गया, संपादक जी आ गए, सहायक संपादक आ गए, और एक सारी चीज हो गई। प्रेस तो उनके पास था पहले से ही, हिंदी की कंपोजिंग तब होती थी, उससे मोनोटाइप से और लाइनोटाइप से जी। नवभारत टाइम्स की पुरानी थी, वो ले आए। तो वो कर आके सब कुछ तैयार हुआ, और वो अखबार, ये हाउ टू स्टार्ट, फर्स्ट यू नीड ए स्टाफ, देन यू नीड द इंफ्रास्ट्रक्चर जी। और जब वो तैयारी हो गई तो उसके बाद वो शुरू किया। तो जो स्टार्ट करने की जो प्रक्रिया है, उसमें जो मुख्य स्टेजेस क्या है उस सब पर आपने चर्चा किया। स्ट्रक्चर, स्टाफिंग, लीगल फॉर्मेलिटीज, प्रीरिक्विजिट एंड द प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, जिसको हम लोग एडिशन एंड एरिया ऑफ सर्कुलेशन, पीरियोडिसिटी, सब कुछ बात हो गई। वो तो आपको पहले देखना पड़ेगा ना। इनकम पर आपने बता ही दिया कि एडवर्टाइजमेंट से इनकम आता है, ना कि आपको सर्कुलेशन सर्कुलेशन जितनी बढ़ेगी उतना घाटा बढ़ेगा। और कंटेंट एंड पॉलिसीज रिगार्डिंग हम लोग भी बात करेंगे, लेकिन पहले लॉन्चिंग एक निश्चित तौर पे पहले फ्रेमवर्क बना दिया था, लेकिन आज समय कम है इसलिए कंटेंट एंड पॉलिसी पर हम लोग चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन एक नया लॉन्च होता है, अगर जो पुस्तक लॉन्च अखबार लॉन्च हुआ है उसके बारे में आपका 30 सेकंड में वो भी चाहेंगे। देखिए, हम आज बड़ी अच्छे समय पे बैठे हैं कि दैनिक ट्रिब्यून, जिसका मैं संपादक भी रहा हूँ, उस पर दिख सकता हूँ तो दिखा भी लेंगे हम जी। कि दैनिक ट्रिब्यून जिस ट्रिब्यून की मैं चर्चा कर रहा था, मैं तो लंबे समय 13 से भी अधिक वर्ष तक तो संपादक रहा, 25 साल जुड़ा रहा। इन्होंने इसको रीलॉन्च किया। ये तो रीलॉन्च के हम लोग देख लेते हैं। लॉन्च किया, हाँ, ये रीलॉन्च किया। और रीलॉन्च में ये देखिए, रीलॉन्च में जो संपादक महोदय कह रहे हैं संतोष तिवारी, वो मैं पढ़ देना चाहता हूँ थोड़ा सा, जिससे आपको पता लग जाएगा और हमारी रीलॉन्चिंग का अर्थ क्या है। अपने नए रंग रूप में आज से आपका प्रिय अखबार दैनिक ट्रिब्यून बन गया है आपका, और मन भावन और आ गया है, आपके ज्यादा करीबी है। ये थोड़ी सी मार्केटिंग की भाषा भी है। सभी रंगीन पन्नों के साथ इसका स्मार्ट डिजाइन युवकों को पसंद है और हमारे प्रौढ़ पाठकों को पढ़ने में अधिक सुगम लगे, इसका हमने विशेष ध्यान रखा है। तो ये तू भी बदल, हमने पिछली बार कहा था, तू भी बदल, फलक के जमाना बदल गया, तो यू हैव टू चेंज विद द टाइम। पैकेजिंग जी, पैकेजिंग ठीक है, उसकी बात बाद में करेंगे। संपादक रहे, मैनेजर नहीं बन जाए। हाँ, बिल्कुल।
इस शब्दों के साथ आज के व्याख्यान को यहीं विराम देते हैं। आप सबको धन्यवाद और आपकी ओर से डॉक्टर विजय सहगल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरह से अखबार के विविध पहलुओं को सामने रखने की कोशिश की और बहुत ही सरल भाषा में हम लोगों को समझाया कि क्या होता है आखिर अखबार, क्या इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, कौन कौन प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। तो निश्चित तौर पर आज का लेक्चर हम सब के लिए लाभदायक है। कल एक और पहलू पर चर्चा करेंगे और साथ में रहेंगे डॉक्टर विजय सहगल साहब। थैंक यू वेरी मच।